ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और टुडेज टॉपिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ में हम राउट्स लॉ क्या है, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का या तो फॉर्मूला पूछा जाता है या मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो आराम से हमें समझना है राउट्स लॉ को, ठीक है। तो राउट्स लॉ मतलब क्या, तो थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यही बोर्ड पे, लेबोरेटरी में नहीं, तो यही बोर्ड पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके साथ समझ जाएंगे कि राउट्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अब राउट्स लॉ रटने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप राउट्स लॉ आप समझ जाएंगे, अपने आप उसका स्टेटमेंट आप बनाना सीख जाएंगे। कब? जब आपको एक एक्सपेरिमेंट समझेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं राउट्स लॉ और फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो आपको सबको पता है ये क्या है, बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर क्या है, तो बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक बीकर। अब बीकर में हमने क्या किया, बीकर में हमने लिया क्या, बीकर में हमने लिया वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको कि ये एक प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में है वाटर, उसमें और कुछ मिलाया नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में है। अब दूसरा एक बीकर लेते हैं हम और दूसरे बीकर में, यहाँ पे क्लोज करना है, तो दूसरे बीकर में हमें लेना है क्या, दूसरे बीकर में हमें लेना है अल्कोहल, ठीक है। वो वाला अल्कोहल नहीं जो लेबोरेटरी में मिलता है, जनरली इथेनॉल का यूज होता है, उसमें भी इथेनॉल का यूज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, तो परसेंटेज वेरिएबल होता है। तो ये अल्कोहल हमने, लेबोरेटरी वाला अल्कोहल हमने यहाँ पे बीकर में लिया, ठीक है। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ठीक है। अभी ये प्योर है, ये अल्कोहल भी प्योर है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर और अल्कोहल, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों भी लिक्विड स्टेट में है। अब शुरुआत में बोल सकते हैं ये कि दोनों भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों भी, ध्यान से सुनना है आपको, दोनों भी वोलेटाइल है। क्या है दोनों भी, दोनों भी सॉल्वेंट वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल मतलब क्या, वोलेटाइल इसका मतलब होता है वेपराइजेशन होना। वाटर को हमने यहाँ पे बीकर में वाटर को रखा, इसी रूम में रखा, हमने इसी स्टूडियो में रखा बीकर को, इस वाटर वाले बीकर को यहाँ पे रखा, तो वो यही इसी रूम टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, पसीना आ रहा है ना, तो ज़्यादा है टेम्परेचर, तो उसी टेम्परेचर को वाटर क्या होगा, इवापोरेट होना शुरू होगा, वेपराइज होना शुरू होगा, गैसियस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो वाटर क्या है, वाटर वोलेटाइल है। अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अल्कोहल लिया हमने बीकर में और यहीं पर रख दिया, इसी टेबल पे रख दिया, तो अपने आप वो वेपराइज होना शुरू होगा, दैट इज द वोलेटाइल। समझो उसी बीकर में, जिस बीकर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी बीकर है, उसी बीकर में हमने अगर शुगर लिया और उसको रख दिया, तो वो वेपराइज होगा शुगर, शुगर नॉट वेपराइजेस, दैट मीन्स दैट इज नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप समझ गए। अब वोलेटाइल किसे बोलेंगे, जो वेपराइज होता है रूम टेम्परेचर पर, उसको वोलेटाइल कहेंगे। अब वाटर है वोलेटाइल, अल्कोहल भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये जो वाटर है लिक्विड स्टेट में, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। वेपर्स को दिखाई दिया हमने, वेपर्स को दिखाया इस तरह से, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वाटर, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू वेपर्स। अब जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तब ये प्रेशर अप्लाई करेगा, कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। लास्ट पीरियड में हमने देखा व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स at the equilibrium state, that is called as the vapor pressure, or that vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, that is called as the boiling point, ओके। तो ये वाटर, लिक्विड वाटर कन्वर्ट हुआ किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, और वही गैसियस मॉलिक्यूल्स अप्लाई एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस।
इसी लिक्विड सरफेस पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रेशर कहेंगे हम क्या है, इसका प्रेशर है P10, 1 फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट। तो वाटर एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब ये P10 क्या है, तो वेपर प्रेशर अब फर्स्ट कंपोनेंट, और 0 क्या है, 0 फॉर द प्योरिटी। यहाँ पे 0 साइन किस लिए दिखाया है, एज अ सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर जो लिखते हैं उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, नीचे जो लिखते हैं उसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो एज अ सुपरस्क्रिप्ट हम 0 लिख रहे हैं, ये दर्शाता है क्या, ये दर्शाता है प्योरिटी को। और ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट दर्शाता है फर्स्ट कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं है, अभी दोनों भी अलग अलग है, दोनों भी सॉल्वेंट फॉर्म में है। तो P10 ये क्या है, P10 वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट व्हेन इट इज इन प्योर स्टेट, जब वो प्योर स्टेट में है। अब अल्कोहल भी वेपराइज होगा, तो अल्कोहल के वेपर्स दिखाएंगे हम हॉलो या 0 से। हम किससे दिखा रहे हैं, अल्कोहल, ये क्या है, 0 0 जो क्या है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है जो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं। अब ये भी अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किसके ऊपर, इसी के सरफेस के ऊपर, इसके लिक्विड स्टेट के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा P20। समझ गए आप, 2 फॉर सेकंड कंपोनेंट, 0 फॉर प्योरिटी। जब अल्कोहल प्योर फॉर्म में है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो तब उसका वेपर प्रेशर है P20। ठीक है, अब जाएंगे आगे। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब हमने लिया, यही बीकर लिया, और इस बीकर में पहले से पानी है, वाटर है, और इसमें हमने क्या किया, इस अल्कोहल को ऐड कर दिया। इस बीकर में हमने क्या किया, अल्कोहल को ऐड किया। तो अब ये बना सॉल्यूशन। अब ये क्या है, अब ये सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है वाटर प्लस अल्कोहल। किसका सॉल्यूशन है, इसको हटाते हैं हम समझने के लिए। तो वाटर प्लस अल्कोहल का ये सॉल्यूशन है, वाटर प्लस अल्कोहल इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये सॉल्यूशन बना तब इसमें वाटर का भी वेपराइजेशन हो रहा है क्योंकि वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, और अल्कोहल का भी वेपराइजेशन हो रहा है क्योंकि वो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है। दोनों भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। जो सीधी लाइन, खड़ी लाइन से दिखाया है वो वाटर के वेपर्स है, और जो 0 से दिखाया है वो अल्कोहल के वेपर्स है। तो वाटर के वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर सॉल्यूशन के, और ये जो 0 से दिखाया है हमने क्या है, वो अल्कोहल का वेपर्स है। तो अल्कोहल के वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, और दोनों भी वेपराइजेशन वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों भी वोलेटाइल है, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के कारण वो दोनों भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे P टोटल। P टोटल क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे P टोटल। P टोटल मतलब क्या, P टोटल मतलब P1 प्लस P2। अब P1 क्या है और P2 क्या है। P10 क्या है, जब वाटर प्योर स्टेट में था तब उसका वेपर प्रेशर। P20 क्या है, जब अल्कोहल प्योर स्टेट में था तब उसका वेपर प्रेशर। लेकिन जब दोनों को मिलाया तब बना सॉल्यूशन। अब ये प्योर फॉर्म में नहीं है तो ये बना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P1 और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P2। यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि ये अब प्योर नहीं है, अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है।
तो समझ में आया आपको? P1 मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। या इस एग्जांपल में तो वाटर है, लेकिन सिर्फ यही दो एग्जांपल्स नहीं है, यही दो मिला के सोल्यूशन नहीं बनेगा, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी वोलेटाइल है वो कंपोनेंट अगर दो मिक्स होंगे तो वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल है, जिसमें सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। ठीक है, आगे जाके हम जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, जैसे शुगर है, जैसे साल्ट है, तो उसका भी लॉ हम देखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि वोलेटाइल के लिए क्या होता है। तो इस सोल्यूशन का प्रेशर कितना है? वेपर प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू P1। P1 मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे तो वाटर है। P2 मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे तो अल्कोहल है। ठीक है, अब आते हैं राउट्स लॉ की तरफ। तो राउट्स लॉ क्या कहता है? तो राउट्स लॉ कहता है P1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी आप सभी इक्वेशंस, सभी फैक्टर्स को समझ गए। P1 वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, P2 वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, P10 वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट एंड P20 वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। सभी फैक्टर्स को आप समझ गए। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ राउट्स लॉ को, जो राउट्स ने बताया, RAULTS, राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ पढ़ना है हमें। अब मैं राउट्स लॉ लिखूंगा, स्टेटमेंट आप बनाएंगे। तो P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, दिस इज द राउट्स लॉ। अब क्या कहता है राउट्स लॉ? व्हाट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ राउट्स? तो P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स सॉल्यूशन स्टेट। ये एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। कब? जब वो प्योर फॉर्म में था, जब वो प्योर फॉर्म में था, मल्टीप्लाइड विथ x1 क्या है? Chi1 बोलते हैं उसको हम, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हम x1 का यूज करेंगे। ठीक है, उसको एक्चुअल में कहेंगे Chi1, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी उसको हम कहेंगे x1। ठीक है, अब x1 मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, 1 फॉर फर्स्ट कंपोनेंट। तो P1 क्या है? P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। क्या है P1? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, तो इसलिए हम उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। P10 क्या है? P10 है वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, 1 फॉर फर्स्ट कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, जब वो प्योर स्टेट में है तब। ठीक है, x1 क्या है? x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, पता है हमें, मोल फ्रैक्शन सीखा है हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, या हम इसको फर्स्ट कंपोनेंट को सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे। x1 क्या है? x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सीखा है हमने, मोल फ्रैक्शन मतलब इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यही है राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनाना है हमें। राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनाइए। क्या है राउट्स लॉ का स्टेटमेंट? राउट्स लॉ का स्टेटमेंट, राउट्स लॉ। अब ठीक है, और एक देखेंगे P2 देखेंगे। P2 के लिए देखेंगे, अब दूसरा भी कंपोनेंट है ना, अल्कोहल। इसी सॉल्यूशन में अल्कोहल इज द सेकंड कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट को स्टेटमेंट बनाना है या इक्वेशन बनाना है आपको, तो बोलो क्या है? P2 इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। क्या आएगा? P2 इज इक्वल टू
P20 into X2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट is the vapor pressure of that component in its pure state। यहाँ पे इसी सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन के लिए है लॉ एप्लीकेबल। कौन से सॉल्यूशन के लिए? जिसमें दोनों भी कंपोनेंट वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो कितना करेंगे? P2 इज इक्वल टू P20 मतलब जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है किसका? उसके प्योर स्टेट में जब उसका वेपर प्रेशर जितना था उतना मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो P2 क्या है? P2 है पार्शियल प्रेशर, लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसमें सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर किसका? सेकंड कंपोनेंट का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट का, सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P20 क्या है? P20 है वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट लिख के लेना है आपको, इन इट्स प्योर स्टेट। ये वाला मतलब ये P20 है, मतलब अल्कोहल जब प्योर स्टेट में था तब उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय X2 मतलब क्या? X2 मतलब मोल फ्रैक्शन, X मतलब मोल फ्रैक्शन और 2 फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। सो दिस इज अबाउट द राउट्स लॉ। अभी बहुत आगे से जाना है हमें, ये सिर्फ सीखा है हमने स्टेटमेंट बनाना। तो जनरल स्टेटमेंट बनाना है आपको, इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो। P1 इज इक्वल टू P10 मल्टीप्लाइड बाय X1, P2 इज इक्वल टू P20 मल्टीप्लाइड बाय X2। अब तक हमने सीखा है सिर्फ इक्वेशन, और इसका मीनिंग क्या होता है? P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, P10 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट that is first component in its pure state multiplied by mole fraction. Similarly, P2 partial pressure of second component in solution is equal to P20 vapor pressure of second component in its pure state multiplied by its mole fraction. उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जनरल स्टेटमेंट बनाना है अब हमें राउट्स लॉ को, ठीक है। तो राउट्स लॉ का जनरल स्टेटमेंट बनाना है हमें। राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनाइए, इसको कंसीडर करके, इन दोनों को, दो इक्वेशन को कंसीडर करके अब हमें राउट्स लॉ की डेफिनेशन बनाना है, राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है partial pressure of any volatile component in solution। क्या कहा हमने? partial pressure of any volatile component कैसा है? volatile है। तो partial pressure of any volatile component of solution लिखेंगे यहाँ पे partial pressure of any volatile, कौन सा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी volatile component इन सॉल्यूशन में इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। जब वो प्योर स्टेट में था तब उसका वेपर प्रेशर
It is the product of vapor pressure of that component in its pure state and its mole fraction. This is the Raoult's law. What is the statement? Statement is the partial pressure of any volatile component. कौन सा भी volatile component, water है, alcohol, कौन सा भी volatile component, उसका partial pressure कितना है? किसमें? Solution में. Solution में partial pressure कितना है? कौन से भी volatile component का? Product of vapor pressure of that component. Product of vapor pressure of that component in its pure state. जब वो pure state में था तब उसका vapor pressure and its mole fraction. ठीक है, तो P total is equal to P1 plus P2, क्योंकि सोल्यूशन दो है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है. अभी हमने देखा उसी एग्जांपल में, एक में वाटर था, दूसरे में एक सोल्यूशन में एक कंपोनेंट वाटर था और दूसरा कंपोनेंट अल्कोहल था. तो P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ऐसा कंसीडर करेंगे या फर्स्ट कंपोनेंट, और P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट. तो ये क्या आया? P1 प्लस P2. अब P1 की वैल्यू क्या है लिखेंगे यहाँ पे, P1 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस P2 की वैल्यू क्या है? P2 की वैल्यू है P2 0 मल्टीप्लाइड बाय x2. ठीक है, अब इसको आगे लेके जाएंगे तो आगे क्या है? आगे है P10 इंटू x1. अब हमें पता है x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 1. पता है हमें, जब हमने मोल फ्रैक्शन सीखा था तब हमने ये पढ़ा था. क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उन सब की एडिशन मोल फ्रैक्शन की कितनी है? इज नथिंग बट द 1. ठीक है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 पता है हमें. तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. कितना आएगा ये? x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 आएगा. ठीक है, तो P10 इंटू x1, P20 1 माइनस x1. ठीक है, अब इसको आगे लेके जाएंगे. P10 इंटू x1 प्लस P20 मल्टीप्लाइड बाय 1, P20 माइनस P20 मल्टीप्लाइड बाय x1, P20 x1. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? क्या है? P1 कितना है? P10 इंटू x1. P2 कितना है? P20 इंटू x2. ठीक है, हमें पता है जितने भी मोल फ्रैक्शंस हैं उन सब की एडिशन कितनी होती है? उनकी एडिशन होती है 1. तो x1 प्लस x2 कितना आया? x1 प्लस x2 आया 1. अब P10 इंटू x1 प्लस P20 x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 यहाँ पे लिखा हमने, 1 माइनस x1. अब P10 x1 एज इट इज लिखा और P20 मल्टीप्लाइड बाय 1, P20 मल्टीप्लाइड बाई x1, P20 x1. ठीक है, अब इसका कुछ कॉमन निकालेंगे. तो कॉमन क्या है? कॉमन है P20 प्लस P10 माइनस P20 इंटू x1. ये x1 कॉमन है. तो P20 प्लस P10 माइनस P20 इंटू x1. ये क्या है? ये है P टोटल. किसके लिए? जब दोनों भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में, जब दोनों भी कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं तब इक्वेशन आएगा क्या? इक्वेशन आएगा P टोटल इज इक्वल टू P20 प्लस P10 माइनस P20 इंटू x1. अब इसी इक्वेशन को आगे लेके जाएंगे. अब आगे मतलब कहाँ पे?
मतलब इसमें इसी में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब तक क्या किया था, वाटर था, उसमें अल्कोहल था, दोनों भी वोलेटाइल कंपोनेंट थे। अब ऐड करेंगे हम क्या, अब हम ऐड करेंगे वाटर में क्या, वाटर में ऐड करेंगे शुगर को। अब शुगर तो वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं है, शुगर इज द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो शुगर को ऐड कर दिया हमने, मतलब शुगर ऐड किया हमने जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल जब प्योर फॉर्म में था तब इसका P2O कितना होगा, P2 फॉर द शुगर, 2 फॉर द सेकंड कंपोनेंट। तो P2O जब प्योर फॉर्म में था, शुगर को हमने बीकर में रख दिया अलग से, जब प्योर फॉर्म में था, सॉल्यूशन नहीं है, प्योर फॉर्म में था, तो प्योर फॉर्म में शुगर को रख दिया हमने यहाँ पे, या घर पे भी कर सकते हैं आप, शुगर को रख दिया वहाँ पे, ठीक है। एक कागज लिया और कागज के ऊपर शुगर रख दिया, शुगर दूसरे दिन देखा जाके तो शुगर वहाँ पे नहीं है, मतलब शुगर वोलेटाइल है नहीं है। शुगर क्या हुआ, शुगर को चींटियाँ खा गई, ठीक है, शुगर को चींटियाँ लेके गई, उसको वोलेटाइल कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो शुगर वोलेटाइल नहीं है, इसका मतलब P2O क्या है, P2O भी नहीं है। अगर शुगर ही वोलेटाइल नहीं है, सेकंड कंपोनेंट ही वोलेटाइल नहीं है, तो P2O क्या हो सकता है, P2O भी 0 है, P2O भी नहीं है, वो उसका सेकंड कंपोनेंट के अगर वेपर्स नहीं है, सेकंड कंपोनेंट अगर गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। तो यहाँ पे P2O कितना आएगा, P2O आएगा 0। So the second statement we want to make, that is the when non-volatile solute is added in the solution. सॉल्यूशन में अब क्या है, सॉल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने जा रहे हैं। इसी एग्जांपल में शुगर है, साल्ट भी कर सकते हैं, कौन सा भी जो नॉन वोलेटाइल है, जो वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे P2O नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो यही इक्वेशन आएगा, किस तरह से, ये P2O हो जाएगा 0, ये P2O हो जाएगा 0, तो P टोटल आएगा कितना, P टोटल आएगा P10 मल्टीप्लाइड बाई X1, क्या आएगा P टोटल, कब, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तब, सॉल्वेंट वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, दैट इज द वन इज द वोलेटाइल, सॉल्वेंट इज द वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज द नॉन वोलेटाइल। तब इक्वेशन क्या आएगा, तब राउट्स का इक्वेशन आएगा P टोटल, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, क्योंकि उसी का वेपर प्रेशर है ना। अब ये प्योर स्टेट में अगर वाटर है, शुगर को हटाया यहाँ से हमने, अब सिर्फ इसमें वाटर है, तो वाटर वेपराइज्ड है, तो वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब P10 है, वन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, वन मतलब वाटर यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर है, तो ये आया वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय X1, X1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, X1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इस एग्जांपल में। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, तब वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ओनली ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है वेपर प्रेशर, ओनली ऑन वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट व्हेन इन इट्स प्योर स्टेट एंड उसी का मोल फ्रैक्शन, दैट इज द X1, उसी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब और भी उसको एडवांस कर सकते हैं। तो when non-volatile solute is added in the solution, then vapor pressure of that solution, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट का नेचर क्या है, वाटर है, वेपर प्रेशर है उसका, अल्कोहल है, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर है, क्योंकि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है ROH ROH, उन मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होगा कम, जितना इंटरेक्शन कम होगा उतना वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, उतना वो सॉल्वेंट ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो
टोटल प्रेशर किसका, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब टोटल प्रेशर उस सॉल्यूशन का कितना होगा या किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट का जो भी नेचर है उसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितना सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उतने उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम वाटर 1 ग्राम शुगर, 200 ग्राम वाटर 1 ग्राम शुगर, 300 ग्राम वाटर 1 ग्राम शुगर। क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वाटर का वेट बढ़ रहा है, वाटर का मास बढ़ रहा है। सॉल्वेंट का, कौन से सॉल्वेंट का, वोलेटाइल सॉल्वेंट का मास बढ़ रहा है। जैसे ही वोलेटाइल सॉल्वेंट का मास बढ़ेगा वैसे ही उस सॉल्यूशन में उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे ही उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो जितना मोल फ्रैक्शन, ये डिपेंड है किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है पी टोटल इज डिपेंड ऑन किसका, पी टोटल, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका पी टोटल इज डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर और द वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड उसी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे जाएंगे। P10 x1 P इज इक्वल टू, अभी हमने इक्वेशन को कैलकुलेट किया। P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, दैट इज द P इज इक्वल टू P10 इनटू x1। ठीक है, अब हमें देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P10 x1 एंड द P10। ठीक है, इन दोनों में देखना है हमें। अभी ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये देखना है हमें। अब हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, दोनों का सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो होता है 1। अब x1 मतलब कितना, x1 मतलब 1 माइनस x2 और x2 मतलब कितना, x2 मतलब 1 माइनस x1। ठीक है, अब हमें x1 का देखना है, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो ये जो x2 वैल्यू है वो 1 से माइनस हो रही है। x2 1 से x2 की वैल्यू माइनस करके हमें मिल रहा है x1। तो 1 से अगर माइनस करोगे x2 को तब मिलेगा x1, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि x1 की वैल्यू स्मॉल है 1 से, क्योंकि वो 1 से माइनस होके जो भी बच रहा है, जो भी मिल रहा है आपको वही वैल्यू है x1 की। तो x1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन द 1, एक से छोटी वैल्यू है ये। कौन छोटी है, x1 वैल्यू एक से छोटी है। ठीक है, तो x से छोटी है इसका मतलब समझो यहाँ पे x1 1 से छोटी है, मतलब कितनी है, समझो 0.9 है, ऐसा कंसीडर किया हमने। तो ये P10 समझो 1 है, P10 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 0.9 है। तो ये P10 मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये कितना आएगा, 0.9 आएगा। और P10 कितना है, P10 है 1, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ये कब का है, ये P10 x1 जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तब। ये P10 क्या है, जब ये प्योर फॉर्म में है तब। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, कंसीडर करो। यहाँ पे हमने लिया क्या, यहाँ पे हमने लिया वाटर, दूसरे बीकर में क्या किया हमने, दूसरे बीकर में ऐड किया हमने वाटर प्लस साल्ट को, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें साल्ट ऐड कर दिया। अब साल्ट
ऐड करने से होता क्या है, साल्ट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोवर्स। कैसे? तो इस तरह से। क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन जब है वो भी उसमें साल्ट है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो तब P कितना है, तब है P10 इंटू X1। अब X1 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो X1 की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा P10 से लेस, P10 इंटू X1, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज स्मॉलर देन द P10। इसीलिए तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है कम, और प्रेशर कम होगा तब उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक के इक्वल लाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तभी तो इसका सॉल्यूशन का, कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि P10 X1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन द P10, तो इसका मतलब यह है इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। अगर ब्रॉडली कहा जाए ना, 10th का बच्चा कहेगा ये कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, ये सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, सरफेस एरिया कम करेगा। तो जैसे ही सरफेस एरिया कम करेगा वेपराइजेशन रेट कम हो जाएगा। पता है हमें, ग्लास में चाय लिया, प्लेट में चाय लिया, प्लेट का चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका वेपराइजेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने इसका सरफेस एरिया कुछ ना कुछ सरफेस एरिया को किया ऑक्यूपाई। अब सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की वजह से उसका वेपराइजेशन हुआ कम। अब वेपर्स कम तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए लगेगा ज़्यादा हीट लगेगी वहाँ पे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फिर वेपर्स बढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, फिर लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा। तो कंक्लूजन ये है हमारा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर प्योर वाटर है वो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को बॉयल होता है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को बॉयल होता है, और जब उसी वाटर में अगर हमने साल्ट या शुगर मिला दिया तो वो कौन से टेम्परेचर को बॉयल होगा, 100 को नहीं होगा, 100 से कम नहीं होगा, 100 से ज़्यादा, कितना भी हो सकता, तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर को वो सॉल्यूशन बॉईल होना शुरू होगा। क्योंकि व्हेन नॉन वोलेटाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम में आने वाला है इसी चैप्टर में, दैट इज द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, और जैसे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि प्योर फॉर्म का, जब प्योर फॉर्म में वोलेटाइल कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, तब उसका वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा एज कंपेयर टू द, अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P। ठीक है, डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है, लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब चेंज होता है तब कब चेंज होगा, P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जब वो प्योर फॉर्म में होता है, माइनस ये P क्या है, अभी पढ़ा हमने, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब, व्हेन सॉल्यूशन व्हेन इट कंटेन्स क्या, इट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसमें क्या है, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, तो चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, उस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कब, जब वो प्योर फॉर्म में है तब, और P क्या है, उसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तब। अभी हमने देखा P10 ग्रेटर होता है P से। ठीक है, तो इसको आगे लेके जाएंगे। P पता है हमें, P इज इक्वल टू P10 इंटू x1। अब यही वैल्यू को रखेंगे P की जगह, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x1। तो इसका कॉमन क्या है, कॉमन है P10 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 वैल्यू मतलब क्या, x2, तो P10 इंटू x2। तो चेंज इन वेपर प्रेशर when non-volatile solute is added is the product of vapor pressure of first component in its pure state into mole fraction of 2 है यहाँ पे, तो mole fraction of second component। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। इसका स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट क्या आएगा इसका, चेंज इन, बदल रहा है ना, डेल्टा फॉर चेंज, तो चेंज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे लेके जाएंगे इसको, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जो है, सॉल्वेंट जो है वो, फर्स्ट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मतलब सोल्यूट, सेकंड मतलब सोल्यूट, वन मतलब सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, या सेकंड कंपोनेंट भी वहां पे लिख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की जगह सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं, सेकंड सोल्यूट के लिए लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P10 वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तब। P क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया, दैट इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अभी हमने पढ़ा है कि P10 से P छोटा होता है तो उससे माइनस करना है हमें। तो P इज इक्वल टू P10 इंटू x1 पता है हमें। ठीक है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P10 मल्टीप्लाइड बाय x1, कॉमन P10, 1 माइनस x1 इज नथिंग बट द x2, तो P10 इंटू x2। सो डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, change in vapor pressure when non volatile solute is added, water pure form, pure solvent, salt is added, non volatile solute, sugar is added, non volatile solute। so delta P is equal to P10 into x2, मतलब change in vapor pressure in solution, कौन सा solution, when non volatile solute is added, is the product of vapor pressure of solvent, vapor pressure of first component in its pure state, and the mole fraction of second component, mole fraction of solute। okay,
ये भी कह सकते हैं हम कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो चेंज इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब 100 ग्राम वाटर 1 ग्राम शुगर, तो शुगर नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करेगा, वो वेपराइजेशन को करेगा कम, वेपराइजेशन कम होगा वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम शुगर, क्या बढ़ाया हमने, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। किसका बढ़ाया, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया यहाँ पे। तो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम शुगर, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, डेल्टा पी भी बढ़ा। 3 ग्राम शुगर, 4 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर इन सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वैसे ही डेल्टा पी पे असर करेगा। इट अफेक्ट्स ऑन द चेंज इन वेपर प्रेशर। सो चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ही होता है, तो कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ P1 या सॉल्वेंट कहेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये P10 नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट इतना काफ़ी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द डेल्टा पे, चेंज इन प्रेशर। अभी नेक्स्ट पॉइंट के साथ आगे जाते रहेंगे। आगे है रिलेटिव लोअरिंग। अभी हमने देखा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लास्ट पीरियड में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है देखा है, डेल्टा पी अपॉन P10, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है। तो अभी देखा हमने डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 माइनस पी डिवाइडेड बाय P10, डेल्टा पी P10 माइनस पी डिवाइडेड बाय P10। अब डेल्टा पी देखा हमने, डेल्टा पी कितना है, P10 इंटू x2 डिवाइडेड बाय P10। अभी कैलकुलेट किया हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, डेल्टा पी इज नथिंग बट द P10 इंटू x2 डिवाइडेड बाय P10। इस P10 को कैंसिल करो, ये बचेगा कितना, ये आएगा x2, ठीक है। x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, या कहेंगे इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर pressure is depends on मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है, किसके, सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको आगे लेके जाएंगे, हम आगे लेके जाएंगे तो ये समझेंगे हम कि मोलार मास में और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मोलार मास किसका, सॉल्यूट का, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
ठीक है, आराम से थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा आपको। रिवाइंड क्या करना है हमें, x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन of solute. Mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total number of moles in solution. Solution में जितने भी number of moles है वो आएंगे कहाँ पे, वो आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आगे जाएंगे, n2 इज इक्वल टू, हमें पता है पहले n1 लिखेंगे। ठीक है, n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पर रिक्वायर्ड है ना डिनोमिनेटर में, तो n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू w1 डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, लिखेंगे हर एक फैक्टर को लिखेंगे। n1 इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या फर्स्ट कंपोनेंट। W1 क्या है, W1 है मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट या फर्स्ट कंपोनेंट। M1 क्या है, M1 है मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हमें n2 भी लिखना है, तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू आएगा w2 डिवाइडेड बाय m2। अभी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास कितना में होगा, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, जितना ग्राम हमने ऐड किया है उतना ग्राम। m2 क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट, m2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इन्हीं को इसके इक्वेशन में इनकी जगह रखना है। तो n2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की है W2 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है W1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है W2 डिवाइडेड बाय m2। ये क्या है, ये x2 है। ठीक है, रिलेटेड विद द मास एंड मोलार मास, मोलार मास का रिलेशन देखना है ना हमें, इसलिए इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, अब W2 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय m2 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसी चैप्टर के शुरुआत में हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देखा था। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट, कम से कम सोल्यूट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लो, दैट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यही इक्वेशन क्या आएगा ये देखेंगे हम। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सोल्यूट इज वेरी लो, लिखेंगे सोल्यूट इज वेरी लो, सो या नेग्लिजिबल लिखेंगे, सोल्यूट इज नेग्लिजिबल, कितना है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा पानी है, सोल्यूट बहुत कम है, इसलिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन सोल्यूट इज नेग्लिजिबल, सो दिस सोल्यूट, ये सोल्यूट का जो फैक्टर आएगा इसको हटाएंगे, कहाँ से, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में बहुत कम अगर वैल्यू है, आपको पता है मैथ्स के कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो वो कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ ये कुछ काम नहीं करेगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे 10⁻⁶ है और 0.1 है, क्या मायने, क्या होगा इससे,
ठीक है। तो डिनोमिनेटर से इसको, इस वैल्यू को हटाएंगे। क्यों? कब? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है तब। तो when for dilute solution or when solution is a dilute, solute is a negligible, so W2 divided by M2 is removed from कहाँ से? डिनोमिनेटर से इसको हटाना है W2 डिवाइडेड बाई M2। तो ये बचा कितना? ये W2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाई M2 ये आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा, M1 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा M1 डिवाइडेड बाय, ये W1 ऊपर है तो ये आएगा नीचे। ठीक है। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2, ये देख रहे थे ना हम, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे लिखा है डेल्टा P डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P10 इसी का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या आएगा? इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोला, ए माइनस नहीं है डॉट है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को याद करो आप, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अभी हमें ज्ञात है डेल्टा P क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर। P10 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, 2 फॉर सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट। M1 क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट। तो M1 क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? M2 है मोलार मास ऑफ सोल्यूट। और W1 क्या है? W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर द सोल्यूट। तो आज हमने माना वीडियो बहुत लंबा चला क्योंकि एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट के अंडर ये सब लिया हमने, ये सब आता है एक ही कंसेप्ट है। इसके अगर 2 वीडियो बनाते तो आपका जो ध्यान है वो कट हो जाता है, क्योंकि क्या है एक कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट है तो उसके अलग अलग वीडियो बना सकते हैं, एक ही कंसेप्ट है तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये है जो है वो है, वीडियो बड़ा बना है, लंबा हुआ है वीडियो, तो आप इसको 2 टाइम भी दे सकते हैं। एक बार देखा फिर 10-15 मिनट रुके या 5 मिनट रुके और फिर देखा, ये भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का पूरा वीडियो आपने एंजॉय किया है या कम से कम सीखा तो है, तो सब आप सीख गए हैं, सब समझ गए हैं। तो दिस इज रिलेटेड विद द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ पूरा आपको समझ आ गया है। राउट्स लॉ, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तब क्या स्टेटमेंट आता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड किया जाता है तब क्या स्टेटमेंट आता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, और ये एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है, ये सब हमने अब यहाँ पे देखा है। तो इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपके किसी भी जेईई, नीट या आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसी एग्जाम के लिए आपको ये हमेशा पूछा जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आई होप आपने एंजॉय किया, समझा, सीखा, जाना। तो पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, नोट्स निकालो, लिखते रहो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।